मैं मेरे गुरुजी पूज्य यदुनंद जी गोस्वामी को विनती करती हूँ, विवाह प्रेम विवाह के विषय में आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। नमस्कार मित्रों, इस कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि के ओझा जी, रमलग्न विशेषज्ञ सेवाली दादा साहब पुणे को मेरा सादर प्रणाम। और इस कार्यक्रम के आयोजक स्फूर्तिवान ऊर्जावान गौरी कैलाश जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। वो इतना गति से तेजी से ज्योतिष के क्षेत्र में उदयमान होके बढ़ रही हैं, तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। वो हर विधाओं में अपने आप को आगे पाती हैं और मेरे पास पढ़ रही हैं कस्पल इंटरलिंक, केपी नाड़ी, तो हर चीज में इतना परफेक्ट है और इतने क्वेश्चन पूछ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं कि उनका ज्योतिष के क्षेत्र में जो बुद्धिमत्ता और रुचि है वो लाजवाब है। और उनके आगे बढ़ने के ये गुण होते हैं, इतनी छोटी एज में इतना अच्छा काम और कार्यक्रमों का संचालन करना वास्तव में तारीफ के काबिल है। मुझे विषय दिया है प्रेम विवाह, जिस पे मैं काफी कुछ लिखता हूँ, बोलता हूँ, बहुत कुछ बोलता हूँ। प्रेम क्या है? किसी भी जातक का प्रेम क्या होता है? प्रेम से क्या मतलब है? प्रेम ऐसा है जो एक तरह से प्राचीन काल से विद्रोह पैदा करने वाला है। प्रेम करने का मतलब माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी सबसे विद्रोह करना, ये तो उच्छृंखल है, ये लाइन में नहीं है व्यक्ति, ये तो बहुत गलत काम कर रहा है। और प्रेम रूपी नदी में पार करना हर किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि प्रेम बड़ा टिपिकल चीज है। और ये एक ऐसी भूल भुलैया है, भूल भुलैया से मतलब हमारे जयपुर में और लखनऊ में एक भूल भुलैया होती है जिसमें अंदर घुसना तो बहुत आसान होता है, एक रास्ता होता है और 3-4 मंजिल की होती है और उसमें घूम जाता है आदमी, तो उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रेम ऐसा भूल भुलैया है जिसमें एक बार घुस जाता है आदमी तो उससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। और प्रेम का ऐसा रूप है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, समाज से, परिवार से, और एक तरह से सब लोगों से विरोध करते हुए आपको पार लगाना बहुत मुश्किल होता है। इस भूल भुलैया में कई बार तो नदी पार करने के लिए जो निकलता है, प्रेम रूपी नदी को पार करना, बीच रास्ते से ही कई तो वापस आ जाते हैं, कई लोग, बहुत कम लोग पार कर पाते हैं। तो मैं इस एक कवि ने बहुत अच्छे ढंग से इसको लिखा है, उनके शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं। वो नादान पूछती है मुझे, मन को टटोलती है, कहती है प्यार क्या है, कैसे होता है प्रिय। प्यार कोई रची बसी साजिश नहीं, किसी मानव की रचना नहीं, ये ईश्वर की अनुपम उपहार है। जन्नत का एहसास है धरा पर, ईश्वर की आराधना है, परमात्मा के मिलन की राह है, सुख दुख को मिटता एहसास है। मैं अहम का नाश है, हम का निर्माण है, भौतिकता का मोह भंग है, समर्पण है, खुद का विलोप है। उठते हैं सवाल तेरे मन में, प्यार में क्या होता है। मिटते हैं दो अस्तित्व, नए एक अस्तित्व का जन्म होता है। अनसुनी अनकही विचारों का संवाद होता है, नयनों की भाषा का जन्म होता है। रूहों का मिलन होता है, फिक्र का संचार होता है, खुद को भूलकर दूसरे का एहसास होता है। ये कवि हैं जिनकी कविता को मैं प्रेम के रूप में कुछ शब्दों में बयां करने की कोशिश करता हूं। प्रेम कोई नया नहीं है, भारतीय संस्कृति में सबसे पहला नाम प्रेम का कृष्ण से जुड़ा है, क्योंकि राधा से प्रेम करते थे भगवान कृष्ण और उनका नाम ही राधे हो गया। राधा के मतलब राधे मतलब राधा के। प्रेम में इतनी ताकत है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर प्रेम विवाह किया और अपनी बहन को भी
अर्जुन के साथ भगा दिया। बलराम जी के विरोध करने पर भी प्रेम आलाप करवा के अपनी बहन सुभद्रा तक को अर्जुन के साथ रवाना कर दिया। बाकी रिश्ते तो भगवान जन्म से देते हैं, माता पिता भाई बहन, एक ही रिश्ता है ये जो हमको चुनना पड़ता है। उसमें भी हम नादानी कर जाते हैं और ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाती है। आजकल के युग में तो सबसे ज्यादा प्रेम का प्रचलन है और प्रेम के तरीके भी विभिन्न तरीके के हैं। युवा लोग तो इसके इतने ज्यादा हैं और इसका सबसे ज्यादा उपयोग मोबाइल के माध्यम से करते हैं और 24 घंटे मोबाइल को अपने सीने से लगा के रखते हैं और मोबाइल के माध्यम से प्रेमालाप करते हैं। और जब भी था प्रेम और आज के युग में भी प्रेम है। ये प्रेम का कभी भी समाधान, कभी खत्म नहीं होने वाली सीमा है। और प्रेम के जो जाल में फंस गया वो जाति पाति धर्म ऊंच नीच छोटा बड़ा, कोई उम्र से डबल भी आदमी है तो प्रेम करता है तो प्रेम करता ही, उसको आप रोक नहीं सकते। ये ऐसा बांध है जिसको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी ये एक सत्य है, ध्रुव है, प्रेम प्रेम है। विवाह क्या है? विवाह सामाजिक ताना बाना है जिसमें समाज के सामने एक कमिटमेंट है कि मैं इस जीवन साथी को स्वीकार करता हूं और 7 फेरे लेके समाज के सामने शपथ लेता हूं कि इस जीवन साथी को के साथ पूरा जीवन बिताऊंगा और उसके साथ रहूंगा। और समाज प्रदान करता है चुने हुए जीवन साथी से सेक्स रिलेशन बनाने की भी समाज सहमति देता है। अब ज्योतिष के क्षेत्र में इसकी चर्चा चालू करते हैं। सबसे पहले वैदिक ज्योतिष को लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में क्या है? वैदिक ज्योतिष में लग्नेश और सप्तमेश या लग्नेश या पंचमेश की युति हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए तो प्रेम विवाह की संभावनाएं बन जाती हैं। अगर जन्म कुंडली में या नवांश कुंडली में कहीं पे भी शुक्र और मंगल जैसे प्लैनेट एक हो जाए, शुक्र अपनी राशि वृष या तुला में हो या मंगल की राशि मेष या वृश्चिक में हो तो जातक में प्रेम संबंध करने की ताकत बन जाती है, विल पावर आ जाता है। अगर किसी जातक में प्रेम करने की हिम्मत नहीं होगी तो प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि 3rd हाउस ऑपरेट होना बहुत जरूरी है। प्रेम करना किसी हरेक की बस की बात नहीं है, क्योंकि समाज से आप रिश्ता तोड़ते हैं, समाज के खिलाफ जाते हैं, तो यह कार्य चाहे आप जाति में भी प्रेम करते हैं तब भी उसका विरोध होता है और होता था, होता रहेगा, क्योंकि उसके लिए विल पावर चाहिए, समाज से लड़ने की क्षमता चाहिए। क्योंकि शुक्र प्रेम या रोमांस का कारक ग्रह है और इस पे कूट कूट का भरा होता है। प्रेम ऐसे जातक को भय नहीं रहता जो प्रेम पल्लवित करते हैं। अर्थात तुला लग्न वाले या वृष लग्न वालों को शायरी लिखना, अच्छा तैयार होना और अपने आप को खूबसूरत प्रसन्न दिखाना, अपने कपड़ों को भी ऐसा पहनते हैं जो क्रीज लगा के पहनते हैं, सलवट नहीं बिगड़ती, कुछ भी नहीं बिगड़ता, कि तुला लग्न वाले जातकों की होती है। और उनके लिए रोमांस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। खुशबू लगाना, इत्र लगाना, किसी से अच्छा बोलना, प्रेम शब्दों का प्रयोग करना, सॉफ्ट लैंग्वेज बोलना, ये एक प्रेम संबंधों की शुक्र का ग्रह बहुत ज्यादा है। और शुक्र के साथ ऊर्जा आ जाती है, मंगल जैसा प्लैनेट ऊर्जा वाला आ जाता है, तो एक विवाह के लिए प्रेम विवाह की ताकत मिल जाती है। स्पेशली तुला लग्न वालों के लिए सप्तमेश और द्वितीयेश मंगल होता है तो वो बहुत उतावलापन हो जाता है विवाह के लिए, प्रेम के लिए, और कई बार उतावलेपन में समाज से पिट भी जाता है, मार भी खानी पड़ती है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में कई ऐसे निर्णय ले लेता है प्रेम के संबंध में। और शुक्र, क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश है, सप्तमेश होने से मंगल और शुक्र का यहाँ कनेक्शन जबरदस्त हो जाता है वैदिक कुंडली के हिसाब से। विशेष रूप से पंचम भाव का मैं जिक्र करूंगा। पंचम भाव एक ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण भाव है और प्रेम का भाव है, चुंबकीय आकर्षण का भाव है। तो ये स्वभाव राशि होती है मिथुन, कन्या, धनु और मीन।
इनमें इनका अगर पंचम भाव से संबंध हो जाए तो जातक दो दो व्यक्ति से प्रेम करता है। अगर पृथकतावादी ग्रहों के साथ संबंध हो जाए, राहु केतु शनि सूर्य के साथ में किसी भी सप्तम भाव का या पंचम भाव का, तो जातक प्रेम संबंध अधर्म से करेगा, दूसरे धर्म वाले से करेगा, विधर्मी से करेगा विवाह। यानी धर्म को भी छोड़ के दूसरे धर्म, हिंदू है तो क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन है तो मुस्लिम से, ऐसे धर्म बदल के भी विवाह करेगा। और यह जो दो व्यक्तियों का प्रेम का संबंध है, मोहब्बत व चुंबकीय आकर्षण, वो पंचम भाव से ही आता है। राहु और शनि दूसरे धर्म से प्रेम करवाते हैं। अब आते हैं अपन केपी नाड़ी या केपी पर आते हैं। मेरा मेन विषय केपी पर ही हूँ, मैं केपी पे बहुत सारी क्लासें लेता हूँ और केपी बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो केपी में प्रेम विवाह के बहुत सटीक से रूल्स दिए हैं, बहुत सारे नियम दिए हैं, उनका मैं विश्लेषण करना चाहूंगा। सबसे पहले लग्न का ही विवाह होता है। शादी किसकी होनी है? लग्न की होनी है। तो सबसे पहले हम लग्न पर चर्चा करेंगे प्रेम विवाह के लिए भी। दूसरा तृतीय भाव पे चर्चा करेंगे। तृतीय भाव क्या होता है? किसी भी जातक का बोल्डनेस, विल पावर या कम्युनिकेशन स्किल। बिना कम्युनिकेशन के कैसे प्रेम हो सकता है क्या? बिना बोल्डनेस के प्रेम हो सकता है क्या? असंभव। तो थर्ड हाउस जब तक पावरफुल नहीं होगा किसी का, वो प्रेम नहीं कर सकता। उसके बाद आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का मतलब है सुख भाव। जीवन में सभी तरह के सुख, प्रेम सुख फोर्थ हाउस से मिलते हैं। यानी शारीरिक सुख, शादी का सुख, ये भी फोर्थ हाउस से रिलेटेड है। तो सुखों को सारी अभिभूत फोर्थ हाउस कराता है। उसके बाद पंचम भाव, जो शादी का सबसे बड़ा है। पंचम भाव लव अफेयर, सेक्सुअल रिलेशन और अपने प्रेम को इजहार करने का तरीका पंचम भाव से आता है। पंचम भाव चुंबकीय आकर्षण है, व्यक्ति को आकर्षित करने की कला पंचम भाव देता है। और यह एक तरह से पंचम भाव संतान भाव भी है। तो पंचम भाव का अच्छा होना प्रेम विवाह के लिए मूल कारण है। अगर पंचम भाव नहीं होगा ऑपरेट, तो प्रेम कर ही नहीं सकता। प्रेम विवाह का, प्रेम का सबसे कारक पंचम भाव है। सप्तम भाव तो प्रेम की परिणति है। प्रेम करने पर जो विवाह की पोजीशन आती है वो सप्तम भाव से आती है। प्रेम का अगला पड़ाव विवाह है, जो सप्तम भाव है। हम अष्टम भाव की चर्चा करते हैं। केपी नाड़ी में अष्टम भाव व्यक्ति के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनका अष्टम भाव है। उसका रिलेशन अगर वो एक्टिव नहीं है तो कैसे विवाह कर सकता है, प्रेम कैसे कर सकता है? तो अष्टम भाव का भी एक्टिव होना बहुत नितांत आवश्यक है। अगर एक्टिव नहीं होगा अष्टम भाव, तो इन ऑर्गन्स एक्टिव नहीं होंगे, और एक्टिव नहीं होंगे तो प्रेम करने की ताकत ही नहीं होगी जातक में। और प्रेम करने की ताकत अष्टम भाव देगा, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स उसको प्रेम करने की ताकत देंगे। उसके बाद आते हैं नवम भाव, जो उच्च शिक्षा का भाव है, दूसरी शादी का भाव है। लेकिन सबसे ज्यादा अवैध संबंध का भाव नवा भाव है। कई बार प्रेम के साथ साथ अवैध संबंध भी हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रेम पर ही रिलेशंस जो बन जाते हैं वो अवैध संबंध कहलाते हैं। वो बिना प्रेम के भी जो होते हैं उन्हें अवैध संबंध कहते हैं। तो नवा भाव भी विवाह से काफी जुड़ा हुआ है। 11वां भाव अब आते हैं नेक्स्ट, जो इच्छाओं की पूर्ति का केपी का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव है। क्योंकि जो आदमी की डिजायर पूरी होंगी तो वही सारा कार्य करेगा। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में तो नवा भाव होता है। केपी नाड़ी या दशपल इंटरलिंक सभी में नवा भाव की जगह 11वां भाव है। जीवन में जो डिजायर है, मन में सोच है, जो इच्छा रखता है, वो इच्छाओं की पूर्ति जो भाव कराता है वो 11th हाउस कराता है। यहाँ लग्न और 11th हाउस का बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है केपी और केपी नाड़ी में। तो 11th हाउस इच्छाओं की पूर्ति है। आपका किसी के प्रति मोह है, आप किसी से इश्क मोहब्बत करना चाहते हैं, ये आपके मन में इच्छा होगी तभी आप कर पाएंगे। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो 11th हाउस बहुत पावरफुल हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है केपी के हिसाब से 12वां भाव, सैया सुख, ब्लैड प्लेजर। यानी सैया सुख किसी से भी हो सकता है, पत्नी से हो, प्रेमिका से हो या किसी से भी हो। सैया सुख मतलब
जहां सैया सुख में जो आनंद प्राप्त होता है वो पंचम में भी नहीं होता है, न सप्तम में होता है। सेक्सुअल रिलेशन में जो आनंद की अनुभूति होती है 12वें भाव में होती है। 12वां भाव सेक्सुअल रिलेशन का प्लेजर भाव है, आनंद का भाव है। मैं कहना भी चाहूंगा कि पंचम भाव आनंद का भी भाव है, क्योंकि पंचम भाव से जो भी होता है, आपको रूखी रोटी खाने में भी आनंद आ रहा है तो पंचम भाव है। पंचम भाव जीवन के सारे आनंद देता है, और इसलिए पंचम भाव को प्रेम का भी भाव कहते हैं, क्योंकि प्रेम भी एक आनंद है और आनंद की अनुभूति करता है। तो इन 12 भावों का मैंने आपको विश्लेषण किया। उसके बाद में मैं चाहता हूं कि लग्न का पंचम भाव और 11वें भाव से किसी का संबंध हो, लग्न का पंचम और 11वें भाव से संबंध होगा तो जातक सच्चा प्यार करेगा। अगर जातक प्रेम करेगा लेकिन वासनाओं का भूखा ना होकर और शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, अगर पंचम और 11 का कनेक्शन है तो वासनाओं से युक्त नहीं होगा उसका प्रेम, सच्चा प्रेम होगा। और प्रेम की अनुभूति इस प्रकार की होगी, एक सच्चे प्रेम जो होते हैं वही प्रेमी की तरह प्रेम करेगा। अगर किसी की दशा भुक्ति अंतरा के साथ में 5 और 12 का संयोग बने तो वह प्यार प्रेम और वासनाओं से भरा होगा और शारीरिक संबंध बनाने की उसमें जल्दबाजी रहेगी। जातक में प्रेम संबंध बनाने से कम हम बिस्तर होने की ज्यादा इच्छा शक्ति होगी। अगर 5वें और 12वें भाव का कनेक्शन बनता है तो वो उसका जो प्रेम है वो वासनाओं युक्त होगा। यदि दशा भुक्ति अंतरा में 5, 8, 12 का योग बने तो ऐसा प्रेम प्रसंग लोक निंदा का कारक बनता है और समाज में उसकी निंदा होती है और उसको अपमान भी सहना करना पड़ता है, क्योंकि अष्टम भाव अपमान का भाव है। उसके साथ ही 5, 6, 8, 12 का संयोग हो तो छठा भाव ऑपरेट होने के साथ ही प्रेम संबंधों में समाप्ति भी हो जाएगी। मंगल शुक्र की कहीं पे भी युति हो किसी भी जातक की कुंडली में तो ऐसे जातक प्रेम संबंधों में या सेक्सुअल क्रियाओं में हिंसक हो जाते हैं। ये कई जन्म पत्रियों में देखा हुआ और आजमाया हुआ पार्ट है। इसी प्रकार शनि और शुक्र की जहां कहीं पे भी संयोग हो जाता है वहां यौन संबंधों में विकृति आती है। यह विकृति 5, 8, 12 का कनेक्शन, 6, 8, 12 का कनेक्शन और 7, 8, 12 भावों का जब कनेक्शन होता है तो ये ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये प्रश्न होता है कि प्रेम संबंध किससे होगा? अगर पंचम भाव का संबंध सूर्य से हो जाता है तो जातक को अपने बॉस से या अपने मालिक से प्रेम संबंध होगा, उच्च अधिकारी से प्रेम प्रसंग होगा और वरिष्ठ अधिकारी से प्रेम संबंध बनाएगा। अगर चंद्रमा से अगर संबंध बने तो जातक का प्रेम संबंध जो सूर्य में है वही होगा। उसके अलावा उसका जो प्रेमी या प्रेमिका होगी वो बहुत खूबसूरत होगी, उसका खूबसूरत रंग और खूबसूरत फीचर्स होंगे जिनका चंद्रमा होगा। अगर मंगल किसी के संबंध बनाता है पंचम भाव से तो उसका प्रेमी की हाइट कम होगी और गोल चेहरा होगा, थोड़ा प्रपंची स्वभाव का होगा और पुलिस या मिलिट्री में व्यक्ति होगा या स्त्री होगी तो बांझ स्त्री होगी जिसको संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होगी। अगर बुध का संबंध पंचम भाव से बन जाता है तो जातक कम आयु का होगा जिस प्रेमी होगा और हो सकता है विद्यार्थी से भी उसका प्रेम प्रसंग बन जाए, शिक्षक भी हो सकता है और प्रेम प्रसंग उसका हो सकता है। इसी प्रकार बृहस्पति का अगर कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि द्विस्वभाव की राशि होती है बुध की, तो बुध से जो संबंध बनता है उनके 2 प्रेमी भी हो सकते हैं। इसी प्रकार गुरु का जो संबंध बन जाता है जिसका उसके शिक्षक हो सकते हैं, धर्म उपदेशक होते हैं, प्रेम संबंध में अध्यापक हो सकते हैं। अगर शुक्र का संबंध बन जाता है तो स्त्री पुरुष के बाल घुंघराले होंगे और फीचर्स खूबसूरत होंगे और नाक आंख काफी खूबसूरत होंगी जिस जातक से भी प्रेम करेंगे। अगर शनि से संबंध बनता है तो आयु से बहुत बड़ा होगा प्रेमी या प्रेमिका, और राहु से अगर संबंध हो जाता है तो दूसरे धर्म का होगा, और केतु से अगर किसी का रिलेशन बनते हैं पंचम भाव से तो ऐसे जातक के चेहरे पे कोई ना कोई आंख के आसपास चोट का निशान होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या किसी की शादी प्रेम कहाँ होगी?
अगर जातक के 5-12 का संयोग 8-12 5-8-12 से लगातार होता है तो जातक की शादी से पहले प्रेम शारीरिक संबंध बनाएगा। अगर 5-12 या 5-8-12 से संयोग जन्मपति में हो रहा है नक्षत्र नाड़ी परिवार में, तो वैसे जातक अपने शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाएंगे। अगर 5वां भाव किसी के ऑपरेट नहीं हो रहा है तो उसको प्रेम प्रसंग से कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर 4था भाव केपी में और केपी नाड़ी में हर भाव का 12वां भाव नेगेशन देता है, तो यहाँ 4था भाव अगर ऑपरेट होता है किसी जातक के तो प्रेम प्रसंग से दूर रहेगा, प्रेम के नाम से ही उसको डर लगेगा और कभी किसी के साथ प्रेम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि अगर उसके 7वां भाव ऑपरेट हो रहा है तो कुछ भागेगा वो, लेकिन प्रेम शब्द से, लोक भय से, जनता के डर से 5वां भाव ऑपरेट नहीं हो रहा है, 4था भाव ऑपरेट हो रहा है, तो ऐसे जातक प्रेम कभी नहीं करेंगे, प्रेम की गहरी पे भी नहीं जाएंगे, गहरी लांघेंगे भी नहीं। अगर जातक के 7वें भाव के सबलॉर्ड का संबंध 5वें और 12वें से हो तो जातक प्रेम तो होगा किंतु प्रेम विवाह नहीं होगा। अगर 5वें और 12वें से संबंध बन रहा है तो जातक प्रेम तो करेगा लेकिन प्रेम को शादी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अब जातक अगर जातक के 7वें भाव के सबलॉर्ड का संबंध 2, 5, 8 और 12वें भाव से है तो जातक विवाह तो नहीं होगा लेकिन शारीरिक सुख जरूर प्राप्त कर लेगा और बदनामी भी होगी उसकी। शारीरिक सुख प्राप्त करने से उसको बदनामी का भी प्राप्त होगी। शादी कराने में कौन सहायक होगा? एक ये सबसे बड़ा है कि हमारी शादी कौन कराएगा, शादी कराने में कौन सहायक होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि शादी कराने में 7वें भाव के सबलॉर्ड का संबंध अगर किससे है उससे शादी कराने में सहायक होगा। अगर लग्न 7th हाउस के सबलॉर्ड का संबंध लग्न से है तो जातक स्वयं अपनी शादी के प्रपोजल किसी के पास लेके जाएगा और शादी का कारण खुद बनेगा। उसके साथ ही अगर 7वें भाव के सबलॉर्ड का संबंध दूसरे भाव से है तो ऐसे जातक अपनी शादी के लिए उसके कुटुंब वाले उसके साथ देंगे और कुटुंब वाले उसके सपोर्ट करेंगे, है ना। इसी प्रकार अगर 7वें भाव के सबलॉर्ड का संबंध तीसरे भाव से है तो जातक के अड़ोसी पड़ोसी उसकी शादी कराने में सहायक होंगे, साथ में उसके छोटे भाई बहन उसकी शादी कराने में उसका सहायक बनेंगे। इसी प्रकार अगर 7वें भाव का संबंध 4थे भाव से है तो उसकी शादी की तैयारी, उसकी शादी के प्रपोजल उसकी माताजी करेंगी और माताजी उसकी शादी कराने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। अगर 5वें भाव का संबंध 7वें भाव के सबलॉर्ड से है तो ऐसे जातक की शादी उसके जिससे प्रेम करते हैं वो खुद ही प्रेमी प्रेमिका उसके माँ बाप के पास जाएगी और कहेगी मैं इससे तुम्हारे बेटी से शादी करना चाहती हूँ, आप शादी की परमिशन दें। अगर 6ठे भाव का संबंध बन रहा है 7वें भाव के सबलॉर्ड से तो ऐसे जातक अपने बिजनेस पार्टनर उसके सहयोग करेंगे और व्यापारी जो उसके साथ व्यापार कर रहे हैं वो उसके साथ सपोर्ट करेंगे। नहीं, 6ठे भाव का अगर संबंध हो जाता है तो उसके कुलीग और उसके मामा उसकी शादी में सपोर्ट करेंगे। अगर 7वें भाव का संबंध बन जाता है तो जातक के बिजनेस पार्टनर उसकी शादी में सपोर्ट करेंगे, है ना। और इसी प्रकार 8वें भाव अगर सपोर्ट का संबंध 7वें भाव के सबलॉर्ड से बन जाता है तो ऐसे जातक की शादी ऐसे होती है जैसे एक बारात आई और बारात कोई झगड़ा हो गया, बारात लौट गई और एक लड़का खड़ा हो जाता है कि मेरे को इससे शादी करनी है, तो ये अचानक जो शादी की जो क्रिएशन हो जाती है, तैयार हो जाती है, वो 8वें भाव से होती है और वो 8वें भाव से जो शादी का पोजीशन तैयार हो जाती है वो 8वें भाव से एक तरह से शादी का जो पोजीशन तैयार हो जाती है वो अचानक हो जाती है। इसी प्रकार 9वें भाव से जो शादी का जो बैठता है हिसाब किताब वो उसके पिताजी शादी में सहायक होते हैं, पिता उसके शादी के कारक होते हैं। 9वें भाव का कारक फादर होते हैं। 10वां भाव का मतलब उसके बिजनेस को लेकर या नौकरी करने वाले लोग बाग उसके साथ में होते हैं। और इसी प्रकार 11वां भाव का जब संबंध बनता है 9वें भाव से तो ऐसे जातक के परिवार में जब शादी होती है उसकी तो उसकी शादी के कारक उसके बड़े भाई बहन होते हैं
या फिर उसके मित्र होते हैं जो शादी में ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। जबकि अष्टम भाव में शादी की जो पोजीशन आती है, वो अष्टम भाव में शादी की पोजीशन इसलिए बनती है जब उसके क्या नाम अष्टम भाव में जब बनती है, 12वें भाव में जब बनती है, जब उसके विदेशी लोगों से संपर्क होता है, विदेशी से किसी से उसकी शादी होती है। कस्पल इंटरलिंक के बारे में मैं बताना चाहूंगा। कस्पल इंटरलिंक में दूसरे भाव को शादी का भाव नेगेशन मानते हैं, क्योंकि न्यूट्रल भाव होता है, 7वें से दूसरा भाव पॉजिटिव नहीं होता है, 8वां भाव नेगेटिव होता है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट भाव से कमिटमेंट और कमिटमेंट भाव से फाइनल कंफर्मेशन का जो भाव होता है वो जनरली 1, 3, 5, 9 और 11 से जो इन्वॉल्वमेंट होके कमिट करते हैं, इन्हीं भावों से 1, 3, 5, 9, 11 से तो आदमी को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। जबकि 4, 7, 8 और 12 भाव से कनेक्टेड होता है तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं इन्वॉल्वमेंट भाव से। और उसी प्रकार अगर 2, 6, 10 भाव से कम इन्वॉल्वमेंट होके कमिटमेंट लेवल पे जो जाता है, उनका न्यूट्रल भाव होते हैं, तो उनसे कुछ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कस्पल इंटरलिंक में जब इन्वॉल्वमेंट से कमिटमेंट जब करते हैं तो वहां पॉजिटिव ने, जब जैसे 7वें भाव का हम ऑपरेट देखते हैं, 7 से 2 देखेंगे तो 8वां आ जाएगा और 8वां नेगेटिव होता है, तो जो कुटुंब का भाव है वो दूसरा भाव नहीं लेते। वैसे भी आजकल के युग में कुटुंब को कौन जानता है, कौन पहचानता है। विवाह के समय जातक लड़का या लड़की खुद अपनी पसंद से शादी करते हैं। जो केपी का जो पुराना कॉन्सेप्ट था 2, 5, 7, 11 का, वो अब समाप्त हो गया है। अब विवाह के कारक केवल 5, 7, 11 रह गए हैं। आधुनिक ज्योतिषियों ने इसको दूसरे भाव को एक तरह से केपी नाड़ी से हटा दिया है, तो कहते हैं कि दूसरा भाव का कोई संबंध ऐसा नहीं होता है। कस्पल इंटरलिंक खुल्लर पद्धति में तो विशेष रूप से बिल्कुल ही दूसरे भाव को ऑपरेट नहीं होता। विवाह के संबंध में मैंने कुछ संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर मैं आदरणीय गौरी मैडम का शुक्रगुजार करूंगा, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और अपने शब्दों को कुछ बताने का प्रयास किया कि प्रेम विवाह क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे होता है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और सभी आदरणीय लोगों ने जिन्होंने मेरे को सुना, उनको धन्यवाद और नमस्कार।